मोस्ट वेलकम इन दिस कोर्स। ये मैं आपको बता दूं कि ये प्राचीन भारत है। इसमें हम लोग प्राचीन भारत को समझेंगे। ये स्पेशली बीए एमए को ध्यान में रख करके पॉइंट के रूप में हमने इसको शुरू किया है, ताकि आप पॉइंट को समझ पाएँ और कम से कम पॉइंट पे फोकस करें। लेकिन एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि प्राचीन भारत में मुश्किल आती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो उसको याद करना थोड़ा ज़ुबान पे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसमें आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जैसे बताते हैं उसको आप करेंगे। और इस काम में हमने यूनिक की मदद ली है, फिर हमने और भी किताबों की मदद ली है। इसमें विशेषकर संजीव प्रकाशन मेरठ की पुस्तक है, उससे भी हमने सहयोग लिया है, और यूनिक इलाहाबाद की पुस्तक है, उससे सहयोग लिया। काफ़ी स्टैंडर्ड है। और प्राचीन भारत में आमतौर पे दिक्कत आती है क्योंकि डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये है इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास का अर्थ, इतिहास अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का हिंदी रूपांतर है। हिस्ट्री यूनानी संज्ञा लोरोप्ला से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। कालांतर में इतिहास के लिए साइंसिया नामक लैटिन शब्द प्रयुक्त किया जाने लगा। हिंदी में इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इतिहास इन 3 शब्दों से मानी गई, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से हुआ है, मतलब जो हुआ ही है। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इतिहास शब्द की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने, आपको कम से कम एक तो याद रहना ही चाहिए। हेनरी पिरेन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। तो इस प्रकार से ये इतिहास है। तो इतिहास में क्या क्या होता है? इतिहास मौलिक रूप से एक मानवीय अध्ययन है। इतिहास व्यक्ति और समाज दोनों का अध्ययन है। इतिहास मार्गदर्शक है। इतिहास व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के मानवीय अनुभवों को विलक्षणता पर बल देता है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। साहित्य, दर्शन एवं कला की अपेक्षा इतिहास चयन तथा निर्णय अधिक करता है। इतिहास अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक व्याख्या है। इतिहास के क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील है। इतिहास के विकास का क्षेत्र एकमात्र आधार विभिन्न युगों के ऐतिहासिक सामाजिक मूल्य तथा उसकी सामाजिक आवश्यकताएं रही है। आप लिखना होगा तो इसको पॉज करके आप लिखते रहेंगे, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न आता है। प्राचीन भारत का इतिहास जानने में विदेशियों के वृत्तांत कहाँ तक सहायक हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण। तो आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो आंतरिक भी है और विदेशी भी है, यानी अपना देशी और विदेशी स्रोत हैं। अब देशी में आप ये देखिए, साहित्य भी है, पुरातत्व वाले भी हैं, ठीक है। और आप देखिए भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः 4 स्रोत से जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास के कहाँ से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी। अब ये आपको लिखना पड़ेगा, तब याद करना पड़ेगा ये पॉइंट। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब यही आपको लगता है बहुत भारी, इसको रटना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ऐतिहासिक स्रोत कौन है? तो धर्म ग्रंथ में कौन है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, ऋग्वेद, ये सब ऐतिहासिक स्रोत है। ये पॉइंट आप लिख लेंगे। ऋग्वेद आखिर क्या है, ये बातें आप, चारों वेद में एक वेद है, सबसे सर्वोच्च वेद है ये, तो ऋग्वेद है। 10 और 28 सूक्त है इसमें। सामवेद है, ये इतिहास के स्रोत हैं। यजुर्वेद है, ये भी इतिहास के स्रोत है। उसके बाद यजुर्वेद 5 शाखाओं में है। याद कर पाए तो कर लेंगे, कम से कम इतना तो याद करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, ये सब आप बता तो देंगे कि ये सब इतिहास के स्रोत हैं। आइए, उसके बाद आरण्यक हैं, ये इतिहास के स्रोत हैं। कुल संख्या इनकी 7 है। ऐत्रेय, शंखायन, उसके बाद तैत्री, मैत्रायनी, माध्यदिन, वृहदारण्यक, तलवकार
और जैमिनी। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना उपनिषद कहलाता है। ये भी है, उपनिषद से भी इतिहास के स्रोत हैं। वेदांग है, वेदांग जो है ना 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब ये सब याद करना होगा आपको, बिना याद किए हुए, बिना रट्टे कोई उपाय नहीं है, रटना पड़ेगा। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और बेहतर है कि आप इसको बार बार सुनते रहें, जुबान पे आएगा। वही है, स्मृतियाँ हैं, स्मृति भी इतिहास के स्रोत है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ये सब ऐतिहासिक स्रोत हैं। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। विश्वरूप, अपराकर्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क स्मृति पर भाष्य लिखे। महाकाव्य, रामायण और महाभारत भी हैं, जो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है, इससे भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। रामायण और महाभारत, ठीक है। और पुराण भी हैं, पुराण की संख्या 18 है, इससे भी प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये सब है। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के एवं वायु पुराण से शुंग वंश एवं गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ये सब है। बौद्ध साहित्य है, उससे भी ये भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनसे भी ऐतिहासिक स्रोत है। तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। और ये पिटक 5 निकाय में विभाजित है। दिद निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दम निकाय। दिद निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। आप मेनली कुछ बात ना महत्वपूर्ण याद कर लीजिएगा जो पहले बताया गया है। विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक, ये पिटक 3 भागों में विभक्त है। सुत्त विभंग, खंदक और परिवार, ये है। और अभिधम्म पिटक से भी जानकारी मिलती है। मिलिंदपन से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। दीपवंश, महावंश, ये सब ऐतिहासिक जानकारी देता है। जैन, ये सब था बौद्ध साहित्य। अब आइए जैन साहित्य की तरफ। जैन साहित्य में को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र हैं, ठीक है। इनसे भी जानकारी मिलती है। और आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। इनकी कुल संख्या 12 है। तो ये सब है। इतना नहीं, लेकिन कुछ हद तक आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 12 उपांग भी हैं इनके, ये आप देख लेंगे। आगम ग्रंथों के अतिरिक्त 10 प्रकीर्ण हैं इस प्रकार, ये सब प्रकीर्ण हैं। चतुशरण, आतुर, प्रत्याख्यान, भक्ति, परीक्षा, संस्कार, तंदुल, इन सब से इतिहास की जानकारी। लौकिक साहित्य भी इतिहास का स्रोत है। अब ये बिंदु आपको याद रहना चाहिए। अर्थशास्त्र, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई 6000 श्लोक है, इससे भी 15 खंडों में विभाजित है, इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है, स्रोत है। मुद्रा राक्षस भी है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी भी है, गार्गी संहिता भी है, मालविकाग्निमित्रम भी है। ये सब इतिहास के स्रोत हैं। हर्षचरित है वान भट्ट की। उसके बाद कामंदकीय नीति शास्त्र है। जितना आप याद कर पाएँ उतना है। स्वप्नवाल उत्तम बहुत है, लेकिन जो आप याद कर पाए वो बेहतर है आपके लिए। मंजूश्री मूलकल्प भी है। मिरिक्षक टिकम है शूद्रक की। नौसासांग चरित भी है। राजतरंगिनी है कल्हन की। विक्रमांक देव चरित भी है विल्हन की। कुमार पाल चरित है। इन सब से इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि भी है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की है। वसंत विलास है बालचंद्र कवि की। मत विलास प्रहसन है। और अवंती सुंदरी कथा दंडी की है। पृथ्वीराज विजय चैनक की है। गौरवहो वागपति राज की है। विदेशी विवरण, ये था स्वदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण में यूनानी रोमन लेखक है, चीनी लेखक है, अरबी लेखक है। यूनानी लेखक भी 3 भागों में है। सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद, ये सारे हैं। हेरोडोटस हैं,
निरियाकस, ओनिसिकिटस, अरिस्टोबुलस, ये सब हैं। इन सब पर डायनीसियस है, मिस्र के टॉलमी, इन सब पे आपको कम से कम नाम याद होना चाहिए। चीनी लेखक हैं, चीनी लेखक में आप ने नाम सुना है, फाइयान है, हुएनसांग है। फाइयान चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया, हुएनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया। सियुकी है, सियुकी भी है। वेली हुएनसांग का मित्र था, वे भी है। इत्सिंग है, मातवान लिन है, ठीक है। अरबी लेखक है अल-बिरूनी, सुलेमान अल-मसूदी, इन सब से इतिहास की जानकारी मिलती है। 9वीं शताब्दी में सुलेमान आया, अल-मसूदी आया, ये सब। फिरदौसी है, ये ईरानी शासक है, ईरानी है। फिरदौसी है, उनकी पुस्तक है शाहनामा। रशीदुद्दीन की जमीयतुल तवारीख है, और इटली के यात्री मार्को पोलो, ये सब है। और उसके साथ साथ पूरा तत्विक स्रोत भी हैं, अभिलेख भी हैं, जिनसे जानकारी मिलती है। ये सब अभिलेख हैं। इसको आप पॉज करके लिख लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा आपका आंसर। मुद्राएं हैं, उनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। मुद्रा जो पुरानी मिल रही है, उनसे भी जानकारी मिलती है। पंचमार्क हैं, आहत सिक्के हैं, उनसे लेख तथा तिथि उत्कीर्ण है आहत सिक्के पे। स्मारक एवं भवन है, जैसे पुराने भवन है, उससे भी जानकारी मिलती है कि ये किसका है, इतिहास की जानकारी मिलती है। खुदाई से मिले महत्वपूर्ण अवशेष, हड़प्पा सभ्यता, पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की लकड़ी मिली है, ये सारी चीज़ें हैं। मूर्तियाँ हैं, चित्रकला है, इन सारी चीज़ों से, चित्रकला, इन सब से इतिहास के जानकारी मिलती है। हाँ, तो इसमें अब हम देखेंगे, नया प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग में जीवन। पूर्व पाषाण, देखिए, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण और उत्तरोत्तर पाषाण आप कह सकते हैं। और आगे नव पाषाण युग आता है, तो थोड़ा इस पे नज़र आप डाल लीजिए। पूर्व पाषाण युग, इसमें क्या क्या था? पूर्व पाषाण, देखिए, पाषाण का मतलब पत्थर, पत्थर से भी पहले औजार और आविष्कार। देखिए क्या है पूर्व पाषाण युग में की विशेषता के औजार और आविष्कार। अधिकतर औजार चमकीले पत्थर या बिल्लौरी पत्थर के बने थे। कम से कम पॉइंट आप याद कर लिए। जीव जंतु, पेड़ पौधे, बंदर, जंगली हाथी, जंगली घोड़े, जंगली बैल आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पारिस्थितिकी, जनजीवन, जनजीवन की जहाँ की अनगर और अपरिष्कृत थी, अव्यवस्थित नहीं थे वो लोग, अव्यवस्थित थे। आग की खोज हुई। पूर्व पाषाण काल में आदमी अग्नि का प्रयोग जानता था, आग की खोज हुई थी। मृतक संस्कार इस भी था। इसमें माना कि जिसकी औसत आयु 15 और 40 वर्ष के बीच रही होगी। कब्र नहीं मिली है। अब आ गया ये मध्य पाषाण युग, क्योंकि हमें सिलेबस को भी पूरा करना है और बेहतर तो यह है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, लेकिन ये आपको शॉर्टकट में एक बेहतरीन उपाय मैं दे रहा हूँ। ये आपकी एग्ज़ाम जैसी बीमारी का एक छोटा सा हल है, पॉइंट। तो देखिए मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज की विशेषता आप समझिए। विशेषताएं क्या है? इस काल में मनुष्य ने अपने उपकरणों को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुंदर और उपयोगी बनाया। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल में देखिएगा हथियार जो है ना धीरे धीरे और परिष्कृत होते जा रहे हैं। निवास, इस युग में निवास जो है ना मानव साधारणतः पादगिरी, फुट हिल्स में रहता था। जीव जंतु पौधे जो है एलिफस आम जानवर थे, वही मानव का भोजन थे। ठीक है, बॉस और एलिफस। जनजीवन, इस युग में के मानव सामाजिक जीवन तो उसकी आर्थिक व्यवस्था करीब करीब पूर्व से ही थी। भोजन संग्राहक था, फूड गैदर था, जमा करता था। ये जो काल है, समय है 50,000 से 20,000 ईस्वी पूर्व के काल है मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब आइए उत्तर अपर पैलियोलिथिक एज, वो मिडिल था और वो था प्री मिडिल एंड अपर। अपर पैलियोलिथिक एज में आप देखिएगा जनजीवन निग्रीसो प्रजाति के प्रतिनिधियों का प्रधान था इस समय। आप पॉज करके लिखना चाहें तो लिख लेंगे, हम सिर्फ आपको पॉइंट बताने वाले हैं इसमें। उसके बाद ये काल जो है ना 30,000 से 10,000 BC का माना जाता है। मध्य पाषाण युग
में आप ये देखिएगा सामग्री और प्रकार। इसमें जो है ना औजार थे चालसीडनी, सिलिकेट पत्थर जैसे जैस्पर, चर्ट और ब्लड स्टोन के बने होते थे। इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। ये टफ होता ही है, इसका कोई आसान तरीका नहीं है। और हथियारों के प्रमुख थे एक धार फलक, वेदनी, अर्धचंद्रकार, त्रिकोण, कुछ तो आप याद करेंगे। प्राप्ति स्थल कहाँ से हुए हैं? वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लंखनाज, टेरी समूह, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। निवास जो साक्ष्य उपलब्ध है उनसे पता चलता है कि इस युग का मानव पहाड़ी स्थलों में, समुद्र और नदी के किनारे रेतीले क्षेत्रों में रहता था। जनजीवन कैसा था उसको भी आपको देखना है। तो ये है, इसको मतलब पॉइंट बना करके आपको एग्जाम में लिखना है, ये आपकी सुविधा के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है नवपाषाण युग का आता है। इस अनुकूल जलवायु में न केवल जनसंख्या में वृद्धि हुई वरन मनुष्य के ज्ञान तथा उसकी प्रतिभा का भी विकास हुआ। मानव सभ्यता के विकास का तीसरा सोपान नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण युग जिसकी शुरुआत वस्तुतः मनुष्य के भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक होने के समय से मानी जाती है। ठीक है। प्राप्ति स्थल, नवपाषाण का प्राप्ति स्थल आपको हुआ बलूचिस्तान, रानी धुंडई, सिंध, कीली गुल मोहम्मद। ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए। बुर्जा होम। और औजारों की सामग्री कैसी, सामग्री तथा प्रकार। पहिए का आविष्कार हुआ इस काल में। ठीक है। और पत्थर के औजारों में मुख्य रूप से महीन, दानेदार, गहरे हरे रंग का ट्रैप का इस्तेमाल होता था। जनजीवन, स्थायी जीवन प्रणाली और कृषि की शुरुआत हुई थी। पशुपालन भी था इस समय। पशुपालन, इस काल में मनुष्य ने पशुओं को पालना आरंभ कर दिया। मिट्टी के बर्तन का निर्माण एवं अग्नि का अस्तित्व इसी काल में देखा जाता है। श्रम विभाजन, इस काल में श्रम विभाजन का सिद्धांत स्थापित हो गया था। व्यापार में वृद्धि, श्रम विभाजन के कारण बिजनेस में डेवलपमेंट हुआ। नवपाषाण काल में व्यवसाय आए, बहुत सारे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, मूंग, मसूर, चावल, शाक, सब्जी, फल और कपास इस समय की मुख्य फसलें थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय हो गया था, कृषि और पशुपालन। सामाजिक जीवन में टोटम भी आ गया था, कबीले में बटे हुए थे और ये समाज का शुरुआत थी समझिए। और ये वर्ग के संचालन तो मुखिया या नेता और परिवार के संचालन हेतु पिता की महत्ता मानी जाने लगी। और कुटुंब व्यवस्था कहीं मातृसत्तात्मक थी तो कहीं पितृसत्तात्मक। खान पान, यहाँ जो है ना अनाज, पक्का मांस, कंदमूल, फल, दूध, दही, मक्खन का उपयोग होने लगा। वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण है माला, बाली, पुंदे, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, बाजूबंद आदि मुख्य आभूषण थे। ललित कला, युद्ध का प्रकोप, ये सारी चीज़ें, ललित कलाएं भी शुरू हुई। धार्मिक भावनाएं, विधियाँ, इस युग में धर्म अनुष्ठान, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें का उदय हुआ। मातृ देवियाँ थी यहाँ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बलि देने से पृथ्वी माता प्रसन्न होती है और पशु तथा कृषि में वृद्धि होती है। इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ नवपाषाण काल में। तो ये था नवपाषाण काल का। और इसको आप बस मेन है पॉइंट आपको याद रहना चाहिए ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट, अब आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की तरफ। अब देखें सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व पुरानी है। 2500 ईस्वी पूर्व से बात होती है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा की खोज जो है सबसे पहले पश्चिमी पंजाब यानी पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगिरी जिले में हड़प्पा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की ज़मीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों के निर्माण में कर रहे थे। वो कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित एक सभ्यता के अवशेष थे। ये था, ये हमारा ही पड़ा हुआ है ये सारा। आप देखिए तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई की दयाराम सैनी ने और मोहनजोदड़ो की रखालदास बनर्जी ने। तो ये है कुल मिला के कुछ पॉइंट। अगर आप चाहें तो इसको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आप देख लेंगे। 12,99,600 वर्ग मीटर में त्रिभुजाकार है ये एरिया।
अब आप देखिए सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पर नज़र डालते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि। शासन पद्धति आप देखेंगे, शासन पद्धति कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, इसको आप एक नज़र समझ लेंगे, मेन पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, जनतंत्रात्मक थी। और आगे आए, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी था। ठीक है, उसके बाद सामाजिक दशा में देखेंगे, जनसंख्या, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जनसंख्या 23,554 और मोहनजोदड़ो की 41,250 के बीच थी और दोनों शहर था। परिवार कैसे थे, संयुक्त परिवार था, मातृसत्तात्मक लगती है। विभिन्न वर्गों का निर्माण या सामाजिक संरचना या सामाजिक वर्गीकरण भी था। यहाँ 4 प्रकार के वर्ग थे, शिक्षित, योद्धा, व्यवसायी या व्यापारी और कारीगर और शारीरिक श्रम करने वाले यानी श्रमजीवी, मजदूर जिसे कहते हैं। स्त्रियों का सम्मान, समाज में स्त्रियों को आदर था। खान पान में क्या थी, जौ, चावल, दूध, दही आदि मुख्य भोजन था। ये बिंदु आपको याद रहना चाहिए कि एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, पशु, ये सारी चीज़ें। पशु में कौन कौन से पशु थे, भेड़, बकरा, बकरी, बिल्ला, कुत्ता, सुअर, गोबर, बैल यानी गाय, मुर्गा, भैंस, हाथी, ऊंट, ये सब थे, बत्तख। पहनावा, एक सेल खड़ी की मूर्ति से पता चलता है कि साल और धोती के समान 2 कपड़े पहने जाते थे। केश विन्यास, आदमी औरतों की जो लघु मूर्तियां मिली हैं उनसे पता चलता है कंघी का उपयोग किया जाता था। आभूषण, आभूषण में कंठी, कतल, बाजूबंद, अंगूठी, कर्णफूल मुख्य थे। ये सब कुछ मेन पॉइंट आप जरूर याद करेंगे। प्रसाधन या श्रृंगार और अंगराग या क्रांतिवर्धक, एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है जिसकी तुलना ऊर तथा किश से प्राप्त श्रृंगार बॉक्स से की जाती है, हड़प्पा से मिला है। ऐसा पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की औरतें अंजन तथा काजल या सुरमा लगाती थी और फेस पेंट भी करती थी चेहरे पे, जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर में होता है फेस पेंट। चनहुद्रों में रंजन शलाका, लिपस्टिक भी मिला है। लिपस्टिक तो आजकल बहुत एडवांस हो गया है। आमोद प्रमोद की चीज़ें भी है। ये मुर्गियों का शिकार, ताबीज़ों से पता चलता है कि मुर्गियों का शिकार के शौकीन थे वो सब। और बच्चों के लिए झुनझुने, भोंपू, ये सब होते थे। नर्तकी, नाचने वाली, गाने वाली, ये सब चलता था, तबला, ढोलक। आयुध, शस्त्र या हथियार, औजार, उपकरण भी मिले हैं, सभी तांबे और कांसे के मिले हैं। घरेलू पदार्थ भी मिले हैं, अपर्ण, आधार, जाम, पान पत्र, टोटीदार पत्र, कटोरा, चिलमची, प्याला, ये सब मिला है। औषधि का भी इस्तेमाल करते थे। भांडे में मछली की हड्डियाँ मिली हैं, कुरंग, हिरन के सींग भी मिले हैं। इन पर आप लिपि, हड़प्पा के लोग जो है ना लिखना पढ़ना भी जानते थे। चित्रात्मक लिपि मिली है वहाँ पे। अंत्येष्टि प्रथा भी थी। मृत शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। मृत शरीर को पक्षियों को खाने को भी दिया जाता था, मृतक शरीर को जला दिया जाता था, तीनों मिलता था। आर्थिक दशा आपको देखनी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक सब दिखाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। आर्थिक दशा, खेती थी, पशुपालन था, उद्योग धंधे ये भी था, बागवानी भी थी, व्यापार वाणिज्य था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, माप तौल भी था। धार्मिक दशा, तौलने की इकाई के रूप में 16 या उसके गुणक का अंक का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक दशा, धार्मिक दशा में मंदिर लकड़ी के होते थे और मूर्तियां मंदिर की उपासिकाओं की। नर्तकी की मूर्ति और देवदासी मिली है, देवताओं का मानवीकरण कर दिया गया था। कला, स्थापत्य, नगर नियोजन था। नगर जो है ना आप जानते हैं कि बड़े बड़े कालीबंगा, चनहुद्रो, कोटजी, लोथल, रंगपुर, सुक्तका, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब बड़े नगर मिले हैं जहाँ नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ है और सड़क का निर्माण समकोण पे सड़क काटती है। मोर्चाबंद शहर था जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, आयात थी शहर में। गलियां और लेंस था, ये है। इमारतें, निवास घर, ये सब अच्छे क्वालिटी के मिले हैं।
इसको आप वर्णित कर। सार्वजनिक इमारतें भी मिली हैं बड़े बड़े आकार के। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी जो स्नानागार थी, महान स्नानागार। और ये था कुल मिलाकर के। तो इसको आप पॉइंट वाइज याद कर लीजिए, ये आपके काम आने वाला है। उसके बाद आते हैं मगध साम्राज्य पे। अब देखिए ऋग वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। ऋग वैदिक सभ्यता में देखिए, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल से आज से उस समय से है जबकि आर्य पंजाब तथा गंगा घाटी के उत्तर भाग में फैले हुए थे। ऋग्वैदिक आर्यों का प्राचीनतम ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम साहित्य है और उससे उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद उस समय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। आपको पता है वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहला वेद जो ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल के समाज का दर्शन है। तो राजनीतिक दशा देखिए कैसे, राज का स्वरूप कैसा था, राजतंत्र, कबीली प्रजातंत्र। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, बाकी आप पाउज करके इसको पढ़ लें। ये पॉइंट मेनली आपको एग्जाम के लिए ज़रूर याद रहना चाहिए। कैसा था राजनीतिक दशा, राजतंत्र, कबीली प्रजातंत्र, राजत्व, उसके बाद प्रशासन भी था, वित्तीय प्रशासन, सैनिक प्रशासन, और लोकप्रिय संस्थाएं वैदिक साहित्य में क्या क्या थी, विदर्भ थी, सभा थी, समिति थी। विदर्भ, सभा और समिति, ये आप जरूर लिखेंगे और उसी का वर्णन है, इसको आप पढ़ लेंगे पाउज करके। न्याय व्यवस्था भी थी। न्याय व्यवस्था, उस युग में प्रचलित न्याय व्यवस्था के बारे में हम पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायाधिकारी भी राजा ही होता था, क्योंकि राजा ही सब कुछ था। सामाजिक दशा देखिए, कौटुंबिक जीवन था। कौटुंबिक जीवन का आधार पितृसत्तात्मक था। विवाह थी, कौटुंबिक जीवन का आधार जो है ना विवाह थी, ठीक है, विवाह भी होता था। स्त्री की दशा अच्छी थी। दास प्रथा, ऋग्वेद काल में दास प्रथा विद्यमान थी। शिक्षा, लड़के और लड़की की शिक्षा उपनयन संस्कार से चालू होते थे दोनों के। आमोद प्रमोद में रथ दौड़ प्रमुख था। खान पान, भोजन, गेहूं और जौ की बनी रोटी, दूध और उससे बनी वस्तुएं मुख्य थी। चावल, धान, मूंग, फल, ये सब आपने पहले भी देखा है। वस्त्र भूषण, पोशाक में वास और परिधान चलते थे, चादर और शाल की भांति, ठीक है। बाल संवारना मुख्य था, क्योंकि वहाँ पे कंघी भी मिली है। मकान, ऋग्वेद काल में आर्यों के मकान ईंटों का प्रयोग अज्ञात था। मकान लकड़ी, मिट्टी और फूस के बने होते थे। औषधि ज्ञान, वैद्यों को आदर दिया जाता था और औषधि ज्ञान था। गणित एवं विज्ञान का भी ज्ञान था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 149वें मंत्र से प्रकट होता है कि आर्य लोग इस सच से परिचित थे कि पृथ्वी सूर्य के आकर्षण से बधी है। कला कौशल, ऋग्वेद में काव्य कला तथा आर्यों के मकानों की उनकी वास्तुकला जो सादी परंतु उपयोगी थी का पता चलता है। नैतिकता, आर्यों में नैतिकता की श्रेष्ठ भावना थी। उन्हें उन व्यक्तियों की निंदा और भर्त्सना भी की जो संपन्न होते हुए भी कठोर हृदय के थे। अन्य सामाजिक प्रथाएं थी ऋग्वेद में। सती प्रथा के पक्ष में प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिलता है ऋग्वेद काल में। खेती, आर्थिक दशा, खेती, पशुपालन, अन्य उद्योग धंधे थे, व्यापार एवं वाणिज्य। उसके बाद धार्मिक दशा, प्रकृति पूजक थे, प्राकृतिकवाद, मानवीकरण, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, क्योंकि ऋग्वेद में कोई देवों का वर्णन, कई देवों का आया है। देव का मतलब देने वाला, ठीक है। और एकेश्वरवाद भी था। यदि प्रकृति के विभिन्न प्रतिभासों ने अनेक देवियों की मांग की, तो प्रकृति की एकता ने एक ईश्वर की मांग की, जिसमें सभी चीजें सम्मिलित थी। कोई मूर्ति पूजा नहीं थी उस वक्त तक। देवों का वर्गीकरण, आर्यों के 33 देवता थे, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित था: आकाश, पार्थिव और स्वर्गस्थ। उसके बाद देखिए बुद्धकालीन गणतंत्र। प्राचीन भारत के बुद्धयुगीन गणतंत्र का वर्णन कीजिए। बुद्धकालीन गणतंत्र, कपिल वस्तु के शाक्य, उनका वर्णन इस पर कपिल वस्तु के शाक्य से पता चलता है। अलकप की बोली, केशपुत्र के कलाम और
सुनसुमारी गिरी के भाग, ये सब आप देख लेंगे एक नज़र। राम गाम के कोलिए, पॉइंट को आप याद कर लेंगे। पावा के मल, कुशीनारा के मल, ये याद करना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। मध्यम निकाय में जिन राज्यों के संग राज कहा गया है मल्लों को। पिपली वन के मोरिये, मिथिला के विदेह, इन सब से पता चलता है। वैशाली के लिच्छवी से गणराज्यों के शासन पद्धति का पता चलता है। शासन विधान क्या थी, ठीक है, जैसे महासम्मत, क्षत्रिय, परिषद, संस्थागर, ये सब थे। शासन, गणराज्यों का शासन परिषद के निर्णय के महत्वपूर्ण होते थे। ये सारे, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। नगर की व्यवस्था थी, ग्रामीण शासन व्यवस्था भी थी, ग्राम भोजक था, ग्राम का शासक का मुखिया, कर व आय व्यय भी था, न्याय व्यवस्था भी थी और अति उत्तम थी। गण परिषद की कार्यवाही भी थी, गण पूरक थी, ठीक है, गुढ़क भी था और सकर्ण जलपक था। गुढ़क शिलाका ग्राहक, जितने पक्ष हैं उतने रंग की शिलाकाएँ बनाता था, क्रम से सदस्य के पास वोट देने के लिए आते थे। विवृतिक, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतनी छोटी वीडियो में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप पॉज करके इसको पढ़ के समझेंगे। मैं तो बस पॉइंट बता रहा हूँ। मगध राज का उत्कर्ष, एक नया प्रश्न है। तो मगध राज के उत्कर्ष के लिए कौन कौन जी? हर्यक वंश है 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व, जो गिरिविरज को अपनी राजधानी बनाया, जिसको राजगृह कहा जाता है आजकल। और उसके बाद सबसे पहला राजा जो बना उसका नाम था बिंबिसार, सबसे अधिक प्रतापी राजा बिंबिसार। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु। बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक था। अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व। इसे कूणिक भी कहा जाता है। ये सारा है। रथ मशलों और महाशिला कंटक के नाम से भी इसने प्रयोग किया था हथियार को, अजातशत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। उसके बाद उदयन आया 461 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद शिशुनाग वंश का शासनकाल रहा मगध पे 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व। कालाशोक 394 से 366 ईस्वी पूर्व। फिर नंद वंश आया 344 से 322 ईस्वी पूर्व। महापद्म नंद ने घनानंद को समाप्त करके हटा करके महापद्म नंद राजा बना। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव पहले है, अंतिम है पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, सामनाथ, अभिनंदन, ये सब है। ऋषभदेव पहले, अब पार्श्वनाथ 23वें हैं, महावीर 24वें हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण, अब इसको आपको समझना है। बृहदर्थवंश जो पहला वंश था, इसको आप समझिए और पॉज करके एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। मगध की दशा या परिस्थितियां ऐसी थी जिस पे जो है ना मगध राज का विस्तार होता चला गया। राज्य विस्तार बिंबिसार ने बहुत महत्वाकांक्षी था। वैवाहिक संबंध बनाना शुरू कर दिया उसने विभिन्न राजाओं से। यूरोप के हैम्सबर्ग और बोरबन्स राजवंशों के राजाओं की तरह बिंबिसार ने भी तत्कालीन राजवंशों से संबंध स्थापित किए, विवाह संबंध स्थापित किया। बहुत सारे ने किया है इतिहास में, अशोक ने किया, अकबर ने किया, ठीक है। मैत्री संबंध स्थापित किया, इससे जो है ना राज का विस्तार हुआ, विजय किया बहुत सारे। उसके बाद धर्म, बिंबिसार की धार्मिक नीति उदार थी, जिसके कारण भी विकास हुआ उनका। जब तक धार्मिक नीति उदास नहीं होगी तब तक वो विकास नहीं कर सकता है राज। अजातशत्रु कौशल के साथ संघर्ष किया, कौशल एक राज था, उसके साथ संघर्ष किया। बिंबिसार की रानी कौशला देवी की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत ने काशी का वो भाग जो मगध को दहेज में मिला था वापस ले लिया। वैशाली से युद्ध भी किया, ये चीज़ है। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना प्रसिद्ध हाथी सेन यज्ञ और लड़ियों वाला हीरे का हार अपनी पत्नी चेलना से उत्पन्न हुआ पुत्र हल और बेहल को दे दिया था। सुमंगल विलासनी के अनुसार मगध में राजतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित थी। ये सब बिंदु है। कूटनीतिक का आश्रय लिया, ये सब पॉइंट में गिनती होगा। मल्ल गणराज से युद्ध भी उनके जीतने का विकास का कारण था। अवंती के विरुद्ध सतर्कता, साम्राज्य की सीमा,
अजातशत्रु ने अपने पराक्रम तथा कूटनीति से मगध साम्राज्य की सीमा में वृद्धि की। धार्मिक नीति, उसके बाद उदयन एक राजा था जो अजातशत्रु के बाद आया। उसने अपनी नई राजधानी पाटलिपुत्रा में बनाई। धर्म प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उदयन जो है ना जैन था। अवंती से संघर्ष किया। मृत्यु, ऐसा लेख है कि उदयन ने एक पड़ोसी राज पर आक्रमण कर उसके राजा को मार दिया। उदयन के उत्तराधिकारी, तो ये सब मुख्य पॉइंट है। उदयन के उपरांत का इतिहास अंधकारपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उदयन की मृत्यु के पश्चात इस वन में नंदीवर्धन तथा महानंदिन नाम के 2 राजा हुए, किंतु दीप और महावंश के अनुसार उदय के पश्चात अनुरुद्धमुंड और नागदशक ये तीनों अपने पिता का वध कर गद्दी पर बैठे। महावंश प्रथम दो का एकीकरण क्रमशः नंदीवर्धन और महानंदिन से करता है। तो ये है, इसमें कुल मिलाकर के जो पॉइंट है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और ताकि आपका एग्ज़ाम में कुछ काम चल जाए। वैसे आप अगर विस्तृत पढ़ना पे हम लोग अब बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य में हम देखेंगे कि इससे भी काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। और देखिए, मौर्य साम्राज्य ईस्वी पूर्व 323 से 184 ईस्वी पूर्व तक का काल है। ये एक बड़ा पीरियड है। इसमें देखिए किन किन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है। आपको हर एक क्षेत्र के बारे में एग्ज़ाम में लिखना है। साहित्य में कौन कौन से साहित्य हैं, इसके सोर्स। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त कृत नाटक, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी। मतलब आपके पास कुछ तो सोर्स होना चाहिए लिखने का। विदेशी विवरण से मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी, मौर्य काल के बारे में जानकारी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है। चीनी यात्री हुआयान, वैनसान, इत्सिंग इसके विवरण से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी पुरातत्व से मिलता है। अशोक के करीब 37 अभिलेख मिले हैं, उससे भी जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये सब जो अंडरलाइन है इसको आप याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, जो हम बता रहे हैं उतना आप ज़रूर लिखेंगे, उतना याद करेंगे। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में इनके लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। विरसल शब्द का आशय निम्न कुल से है, ठीक है। और ये है उनकी सीमाएं कहाँ थी? उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सुपारा तथा महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। ये सब बातें आपको आना चाहिए। इतने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ बिंदु आपको एग्जाम के पॉइंट से ज़रूर याद रखना पड़ेगा। वैसे आप डिटेल में सबको पढ़ें। तमिल ग्रंथ अहनामूर और नूरू तथा अशोक के अभिलेखों से चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप आई अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। तो ये बड़ा ऑथेंटिक नोट है, बहुत बेहतरीन है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक का काल है, ये भी आप याद रखिएगा। यूनानी लेखक इन्हें अमित्रोचेट्स कहते थे। दिव्यादान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक फिर सुसीम को भेजा। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम के राजदूत को भेजा। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। आगे आइए। उसके बाद बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज शासन का संचालन किया था।
अब देखिए अशोक 273 ईस्वी पूर्व से इनका काल 232 ईस्वी पूर्व का है। सबसे पहले तो आप इन तीनों का काल आप जान लें, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, काल आपको याद होना चाहिए। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध साक्ष्यों जैसे दिव्यावदान एवं सिंगली ग्रंथों से मिलती है। सिंगली अनुश्रुति से ही यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने 99वें भाई की हत्या की। तो करीब 4 वर्ष की सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक करीब 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। वैसे तो अशोक 273 ईस्वी पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था। उसके 4 साल बाद उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण है। इन सब एटलीस्ट जो पॉइंट हमने अंडरलाइन किया है उतना जरूर याद कर लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। अशोक में देवनाम प्रिय दर्शी राजा के संबोधन से संबोधित किया गया अभिलेखों में। ठीक है, सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुर्जला लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक के अशोक वर्धन नाम का उल्लेख मिलता है। जैसे कि अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में शायद अशोक ने कश्मीर एवं खोतान क्षेत्रों में के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। देखिए कलिंग विजय के बारे में यहाँ है वर्णन, इन सबको आप लिख लेंगे। अशोक की कलिंग विजय भी पूछ सकता है, तो आप मिला करके इसका उत्तर करें। अशोक के 13वें शिलालेख से स्पष्ट है कि युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 लाख युद्धबंदी बना लिए गए। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा की। उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। अशोक में अशोककालीन साक्ष्यों को न मिलने से प्रकट होता है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य से बाहर था। असम के बारे में कहा जा रहा है, असम मौर्य साम्राज्य से बाहर था। तिब्बती जनश्रुति के आधार पर अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नामक एक नगर बसाया। उसकी पुत्री चारुमती ने देवपत्तन नामक नगर बसाया। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुमिंदेई एवं निगलिया स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाया। भेरी घोष का मतलब लड़ाई झगड़ा छोड़ के शांति स्थापित कर लिया। इतना आपको करना है जितना मैं बता रहा हूं बस। इसके पहले अशोक ब्रह्म धर्म में विश्वास किया करता था, बाद में फिर बौद्ध धर्म स्थापित कर लिया। और महावंश के अनुसार बाद में अशोक आजीवक संप्रदाय के मोगलीपुत्र तिस से संपर्क में आया। बराबर पहाड़ियों में अशोक के आजीवक के रहने होते 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ण, चौपार, सोदामा, विश्व, झोपड़ी था। ये सब कंपटीशन में भी आते हैं, IAS PCS के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा नहीं है, ये सारे पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया पहुंचा। इसका वर्णन भबरू लघु शिलालेख में मिलता है। ये अशोक की प्रथम यात्रा थी, धम्म यात्रा। बोध गया था सबसे पहले। और इस क्रम में अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु पहुंचा। चूंकि यह स्थान बुद्ध का जन्म था, इसलिए अशोक ने इस स्थान को धार्मिक करों से मुक्त कर भूमि के रूप में उपज का 8वां भाग लेना निश्चित किया। यात्रा के अंतिम चरण में अशोक कुशीनगर पहुंचा, जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक की यात्रा का क्रम इस प्रकार था: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बुद्ध गया एवं कुशीनगर। अशोक ने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद कनकमुनि बौद्ध स्तूप की लंबाई दुगुनी करवाया। अशोक का धम्म नैतिक विकास के लिए ही किया गया। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता को पालन करने की बात कही है, उसे अभिलेख में धम्म कहा। ये आचार संहिता है एक प्रकार का। भाबरू लघु शिलालेख में ही अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। धर्म यात्रा, इस धर्म यात्रा का उद्देश्य ब्राह्मणों एवं श्रमणों का दर्शन करना, स्थवीरों का दर्शन करना, उन्हें दान में स्वर्ण प्रदान करना और साथ ही
राज्य की प्रजा के साथ धार्मिक विषयों पर बातचीत करना। धर्मानुशासन, ये सब पॉइंट आप जरूर लिख लेंगे क्योंकि मौर्य राज्य से भी संबंधित है और अशोक से। प्रश्न जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग आप, अगर मौर्य साम्राज्य की बात होगी तो अशोक की भी बात होगी, चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात होगी, बिंदुसार की भी होगी। अगर आप सिर्फ अशोक की बात होगी तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। धर्मानुशासन, अशोक अपने शिलालेख में धर्म प्रचार के लिए राजुकों, प्रादेशिकों एवं युक्तों को ये आज्ञा देते हैं कि वो प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। धर्म महामात्र, धर्म की देखरेख के लिए महामात्र की नियुक्ति की गई थी। निज्जति, आत्मोत्कर्ष के लिए मनुष्य को आत्म परीक्षण, निरीक्षण और मनन करना पड़ता था। धर्म श्रावण, धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाया था। धर्म अशोक द्वारा जनता को जो दिया गया धर्म संदेश था वो धर्म श्रावण कहा जाता था। अभिलेखों से भी पता चला, अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिलती है। अब तक अशोक के करीब 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी, ख्रोष्टी और ग्रीक एवं आरामाइक। आरामाइक एवं ग्रीक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से, ख्रोष्टिक लिपि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से एवं शेष साम्राज्य ब्राह्मी लिपि शेष साम्राज्य से, मतलब पूरे भारत से। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। 2 भाषाओं का शिलालेख ग्रीक और आरामाइक शारेकुना कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान लमगान से पूले दारुत अरमाइक भाषा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। मान शेहरा एवं शहबाजगरी से ख्रोष्टी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख की संख्या 14 है। इसको पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त एक महान विजेता था परंतु उससे भी महान शासक प्रबंधक था। तो चंद्रगुप्त के बारे में पहले भी जा चुका है, उसको भी आप काल भी आप जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन प्रबंध, केंद्रीय शासन, राजा सर्वोच्च होता था। चंद्रगुप्त के शासन का रूप प्रबुद्ध राज, इनलाइटेंड डिपोटिज्म था। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के 3 कर्तव्य थे, शासन संबंधी, न्याय संबंधी और सैनिक। शासन भी राजा देखता था, न्याय भी देखता था और सैनिक भी देखता था। ठीक है, राजा की दिनचर्या, ये सब आप इतना इतना ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं। राजा की दिनचर्या, अर्थव्यवस्था और उसके बाद नागरिक समस्याओं पर विचार करने के बाद राजा रक्षा, मध्याह्न में स्नान भोजन से निवृत्त होकर कुछ समय स्वाध्याय करता था, अपराह्न में आय व्यय की जांच, ये सब करता था राजा। गुप्तचरों की रिपोर्ट का अवलोकन, सेना और शस्त्रों की निरीक्षण आदि। मंत्री परिषद तथा अध्यक्ष, अब आ गया ये अधिकारियों का वेतन। ये सब उपरोक्त अब अधिकारियों को वेतन भी देते थे। विभाग थे, 26 विभाग थे, कोष, खान, धातु, टकसाल। थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है आपको। राजा का दरबार पतंजलि, कर्टियस तथा कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के दरबार का वर्णन किया है। उनके वर्णानुसार दरबार शानदार था, राजप्रसाद की दीवारों पर सोने का काम था, उनमें सोने के पक्षी और सोने के अंगूर की बेल होती थी। न्याय व्यवस्था, आपको पता है न्याय सर्वोच्च न्यायाधिकारी भी राजा ही होता था। राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थी और कंठशोधन। धर्मस्थी, इसमें 3 धर्मशास्त्र के ज्ञाता तथा 3 अमात्य होते थे। धर्मस्थ न्याय 4 प्रकार के होते थे, जनपदीय 10 ग्रामों पर, 400 ग्रामों पर और 800 ग्रामों पर, ये याद रखना। पिछले 3 न्याय क्रमशः संग्राहक, द्रोन्मुख तथा स्थानीय कहलाते थे। न्याय प्रक्रिया वादी और प्रतिवादी दोनों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता था। प्रथम बार ही अभियोक्ता को सब विवरण दे देना होता था। न्याय विधि, न्यायाधिकरण निर्णय देते समय इस बात पर ध्यान देता था कि क्या अपराधी ने वह अपराध पहले भी किया है, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अभियुक्त स्वपक्ष का प्रतिपादन तथा प्रश्नों को उत्तर सरलता से देता था क्या वो शपथ पूर्वक कह रहा है। कंटक शोधन न्यायाधिकरण, ये मौर्य साम्राज्य की अपनी विशेषता थी। समय की आवश्यकता ने मौर्यों को ये प्रणाली चालू करने के लिए प्रोत्साहन किया। राय चौधरी के अनुसार ऐसा लगता है कि न्याय सामाजिक अर्थव्यवस्था की निरंतर वर्तमान विषमताओं को
देखकर इन न्यायालय की स्थापना की गई तथा सभी विषय में अति संगठित नौकरशाही के निर्णय को लागू किया जाता था। ये विशेष न्यायाधिकरण थे जिसमें सामाजिक रूप से न्याय कर दिया जाता था। दंड विधान भी था, जुर्माना था। दंड 3 प्रकार के थे, जुर्माना, शारीरिक एवं मृत्युदंड। कौटिल्य ने चोरी तथा लघु लूट में अंतर किया है। खुलेआम किसी की वस्तु का अपहरण करना साहस कहलाता था। साहस की 3 श्रेणियां थी, प्रथम साहस, मध्य साहस और उत्तम साहस। इस तरह से उनके अलग अलग जो है दंड थे, विधान थे। प्रथम साहस में 1248 पन, द्वितीय साहस में 500 पन और तृतीय साहस में, उत्तम साहस में 1000 पन तक जुर्माना था। अपराध बहुत कम थे क्योंकि न्याय व्यवस्था थी, सही सुचारू था, कुशल प्रशासन था, सैन्य व्यवस्था था। कौटिल्य ने 6 प्रकार की सेना का उल्लेख किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। पैतृक, किराए की, लड़ाकू श्रेणी की और मित्र की, शत्रु की और खूंखार जाति की, इस तरह के सेना का उपयोग। उसकी सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और करीब 8,000 रथ थे। और इस विशाल सेना की सुनियोजित व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों का मंडल होता था। उस मंडल की 6 समितियां होती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। इसको आप मतलब 6 समितियां थी यानी 30 लोग थे और प्रत्येक में 5-5 लोग थे। ये थी जो पैतृक, किराए की, लड़ाकू। और ये 6 समितियां क्या थी? जल सेना रसद पैदल, अश्वरोही, हाथी, रथों की देखरेख करती थी। अंतिम 4 चतुरंगिनी सेना थी, पट्टी, पदाती, अश्व, हस्ती और रथ। इस सबको याद करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं उतना आपको करना है एटलीस्ट। पुलिस एवं गुप्तचर विभाग। पुलिस विभाग दो भागों में विभक्त था, प्रकट और गुप्त। प्रथम भाग में लोग रक्षित कहलाते थे और दूसरे के गुप्त कहलाते। जैसे आज का जो है ना सीबीआई आप मान लीजिए। पैदल सेना 4 प्रकार की होती थी, मोल बल, भूतक, श्रेणी बल, अटवी बल। यातायात की व्यवस्था थी, सब सड़कें पाटलिपुत्र आकर मिलती थी। यातायात की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, स्टेट हाईवे था। स्वास्थ्य तथा सफाई पे भी काफी ध्यान था। औषधियां तैयार करने के लिए सरकारी कारखाने थे, जड़ी बूटियों को उगाने की भी व्यवस्था थी। स्वास्थ्य पर काफी इंतजाम, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता था। वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय विभाग जो है अक्ष पटल कहलाता था तथा उसके मुख्य अधिकारी को अक्ष पटलाध्यक्ष कहलाते थे। और अनेक कर्मचारी होते थे, विभिन्न स्तरों पर कर वसूलने में सहायता करते थे, जैसे स्थानीय, समाहर्ता, गोप, ये अधिकारी थे। राजस्व तथा आय के मुख्य स्रोत क्या थे? भूमि कर था। भूमि कर में इसमें 2 प्रमुख है, सेतु और वन कर। उसके बाद आयात और निर्यात कर थे और ये 20% तक होता था। बिक्री कर था, ठीक है। और बिक्री कर में चुंगी की दर 3 थी। गिनकर बेची जाने वाली वस्तुएं 9.5%, तौल कर बेची जाने वाली वस्तुओं पे 5.5% और नाप कर बेची जाने वाली वस्तु पे 6.25%, 6.1/4%। नगरों से आय होता था। नगरों में अनेक प्रकार की आय होते थे, जैसे दुर्ग कहते थे। और आप देखिए आय के क्या क्या साधन थे? शराब पीने वालों से, नमक बनाने वालों से, शिल्पकारों से, कसाईयों से, घी तेल के व्यवसाय से, वेश्याओं से, जुआरियों से, अधिक आमदनी वालों से, मंदिरों से, तौल और नाप के परिणामों से, नाटकों, गायकों से, वादकों, नर्तकों से। राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसाय से भी आया था। खान, जंगल, अस्त्र शस्त्र कारोबार, मुद्रा प्रमुख थे। जुर्मानों से आया था, विविध प्रकार के आए थे। ये कर वसूली के नियम थे। आमद के व्यय के मद थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा विदेश नीति भी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय संबंध था। भारत में पहली बार एक ऐसे प्रभावशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी कि विदेशों से दौत संबंध स्थापित हुए थे। यूनानी विवरणों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में मिस्र, सीरिया, सेल्यूकस के दूत रहते थे, तो उनसे संबंध अच्छे थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विदेशी नीति का विशद वर्णन किया है। राजनीति के 6 गुणों का उल्लेख किया है: संधि, विग्रह, यान, आसन्न, संशय और द्वैधिभाव। ये सबको आपको याद करना है। प्रांतीय शासन था।
स्थानीय शासन भी था। स्थानीय शासन दो तरह के, नगर और गांव, जो आजकल भी है। स्थानीय शासन तब भी हुआ कर, नगर का अलग और गांव का स्थानीय शासन। इंडिका अर्थशास्त्र में इस पर विशेष मिलता है, इससे जानकारी मिलती है स्थानीय शासन के बारे में। पाटलिपुत्र का प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। यह मंडल आधुनिक म्यूनिसिपैलिटी की परिषद के समान थी और मंडल की 6 समितियां थी, जो पहले ये नहीं कहा जा सकता कि समितियां नागरिकों द्वारा निर्वाचित होती थी, क्लियर नहीं है। तो ये 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, ये बात आपको पता है। कौटिल्य ने पता चलता है कौटिल्य से कि प्रत्येक नगर 4 वार्ड्स में बटा होता था। प्रत्येक वार्ड एक स्थानीय के अधीन होता था। प्रत्येक वार्ड का उपवार्ड में बांटा जाता था, जो गोप के अधीन होता था। उसी तरह गांव का शासन ग्रामीणों के कार्य पर गोप नियंत्रण रखता था। गोप प्रमुख होता था। गांव सबसे छोटी इकाई है। एक क्वेश्चन है, अशोक भारत का ही नहीं वरना विश्व के महानतम शासकों में से एक था। अशोक का मूल्यांकन, महान व्यक्तित्व। पहले भी अशोक के बारे में बहुत गुजर चुका है, तो वो सब आप लिखेंगे जो आपको पहले बताया जा चुका है। लेकिन महान प्रजापालक, महान धर्म तत्ववेत्ता एवं सहिष्णु, महान धर्म प्रचारक, पहले भी गुजर चुका है। महान धर्म विजेता, ठीक है। महान शासक, उच्च कोटि का राजनीतिक, महान भावुक एवं संवेदनशील पश्चातापी, इन पॉइंट को आप रट जाइए। महान कल्याणी, विश्व शांति एवं विश्व बंधुत्व का महान अग्रदूत, कला तथा भाषा का महान संरक्षक। उसके बाद महान सेना नायक, महान राष्ट्र निर्माता, महान आदर्शवादी, इसको आपको करना है। और महान कर्तव्यनिष्ठ। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देख लेते हैं एक बार। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, कोई भी साम्राज्य अपनी चरम सीमा पे जाने के बाद उसका पतन होता ही है। दुनिया में कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहा। तो उसके क्या कारण है? राजनीतिक कारण। राजतंत्रात्मक शासन में दोष, पॉइंट आपको याद करना है। मौर्य नरेशों के अत्याचार, राजसी परिवार के षड्यंत्र, दो लाइन पॉइंट आप कंटेंट से लिख लें। अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, केंद्रीय शासन प्रबंध की दुर्बलता, अत्यधिक केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासकों और अधिकारियों का उत्पीड़न और प्रजा के विद्रोह, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, साम्राज्य के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां, गुप्तचर विभाग का अभाव, साम्राज्य की विशालता, राजधानी का केंद्र में न होना, शासकीय कर्मचारियों में राजभक्ति का अभाव, राष्ट्रीय एकता का अभाव, आर्थिक कारण, यातायात के साधनों का अभाव, करों का अधिक, राजकीय कोष की रिक्तता, आर्थिक असमानता, धार्मिक कारण, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ब्राह्मण विरोधी हो गए थे, धर्म विजय, युद्ध, त्याग, अहिंसा और शांति की नीति, सैनिक कारण, सैनिक शिथिलता और शक्ति का ह्रास, विदेशी आक्रमण। तो ये रहा कुल मिलाकर के मौर्य साम्राज्य के। देखिए, मौर्य साम्राज्य के इंपॉर्टेंस भी हैं, मौर्य साम्राज्य के विनाश के भी कारण है। अशोक महान सम्राट था, ये भी है। और चंद्रगुप्त महान सम्राट था, क्यों था, ये भी है। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप, और ये सारे पॉइंट जब आप सपोज कि कोई क्वेश्चन आता है तो सबको मिला करके आपको लिखना है एग्जाम में। सपोज अशोक के बारे में पूछ रहा है तो इन सारी चीज़ों को लिखना है कि उनके अशोक के बाद जो है क्या क्या विफलताएं हो गई, अशोक के योगदान को भी लिखना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होलिस्टिक अप्रोच में, संपूर्णता में आपको इसको आंसर करना है। और ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये बीए और एमए में ही काम आएगा, ये आपको आईएएस पीसीएस में भी काम आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन है। तो अपने सारे ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए सबको, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग यहाँ ये जानेंगे कनिष्क की उपलब्धियों और विजय के बारे में क्या जानते हैं। प्रश्न आता है, कनिष्क के युद्ध में भी उतना ही महान था जितने कि शांति काल में भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कनिष्क की सेवाओं का मूल्यांकन कीजिए। कनिष्क
कुल मिलाकर के ये प्रश्न काफ़ी आता है। कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियाँ और विजय। भारत पूर्व में कनिष्क के अभिलेख मथुरा, कौशाम्बी और सारनाथ से प्राप्त हुए हैं। ये सभी अभिलेख उसके द्वारा चालू किए गए संवत में लिखे गए हैं। उसके सिक्के हमें वैशाली, जुन्नर तथा पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। तिब्बत और चीनी स्रोत भी उसकी साकेत और पाटलिपुत्र के राजा के साथ हुई मुठभेड़ को संदर्भित करते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लिखिए। पश्चिम में कनिष्क ने पश्चिम में अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु मालवा तथा उज्जैन के शक क्षत्रों के विरुद्ध भी युद्ध की अत्यधिक संभावना यह है कि कनिष्क ने शक शासक चेष्टन को पराजित किया। उत्तर में ऐसा पता चलता है कि उसने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और वहाँ अनेक स्मारक बनवाए तथा चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन वहीं किया गया, श्रीनगर के निकट कनिष्कपुर में, ये आपको पता ही है। उसके बाद बाहर कहाँ कहाँ कनिष्क का था? पार्थिया, चीन। एक नज़र इसको आप पढ़ लें और ये बिंदु आप एग्जाम में ज़रूर लिखें। पार्थिया, चीन। और चीन में भी उन्होंने दूत भेजे। रोम से संबंधित कनिष्क के साम्राज्य विस्तार। मध्य एशिया, यहाँ कनिष्क का साम्राज्य यारकंद, खोतान और काशगर तक विस्तृत था। बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, गंधार और कश्मीर, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, ये सारे अलग अलग टॉपिक करके पॉइंट करके आप लिखेंगे। बिहार, उड़ीसा, और इसको आप एक नज़र पढ़ लेंगे। कनिष्क की सेवाओं का मूल्यांकन। बौद्ध धर्म का प्रसार। हेमचंद राय चौधरी का कथन है कि कनिष्क की ख्याति उसकी विजयों पर उतनी आधारित नहीं है जितनी शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद अशोक की भांति बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास किए जो निम्नांकित है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के लिए अनेक मठों, विहारों आदि का निर्माण करवाया। बौद्ध भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए उन्हें बहुत सा धन दिया। अपने साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में अनेक स्तूप, विहार, स्मारक का निर्माण करवाया। उसने विदेशों में अनेक धर्म प्रचारक भेजे। कनिष्क ने चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर में किया, जो अभी हो चुका है। कनिष्क का मूल्यांकन। महान विजेता था, जाहिर सी बात है। महान शासक, महान धर्म तत्ववेत्ता, मतलब धर्म प्रचारक भी था कनिष्क। महान निर्माता भी था। ऐसा कहा जाता है कश्मीर का कनिष्कपुर नामक नगर उसी के द्वारा बसाया गया था। उसके बाद स्थापत्य कला को उसकी सहायक शिल्प कला के साथ कनिष्क का उदार संरक्षण प्राप्त था, जो अशोक की भांति एक महान निर्माता था। साहित्य तथा कला का महान प्रेमी था, महान व्यक्तित्व था। ये सारी बातें आपको लिखनी है। थैंक यू। और एक अहम बात यह है कि देखिए, जितना हम एटलीस्ट बता रहे हैं, जितनी बातें, उसको आप ज़रूर याद कर जाइए। उतना याद कीजिए, पूरा नहीं, पॉइंट कुछ याद कीजिए। हर पॉइंट में 1-2 लाइन याद कर लीजिए। और आपको मैं ये बता दूं कि हम एकेडमी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं। सारे IAS, PCS, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, बीएड, आपको पता होना चाहिए ना कौन सी वीडियो कहाँ पे है, तो उस पे वो और बेनिफिशियल है। कई स्टूडेंट हमारे क्वालिफाई हुए हैं लोअर सबऑर्डिनेट में, PCS में, उत्तराखंड में, और क्या करें, नेट क्वालिफाई किए हैं। तो आप कंटिन्यू लगे रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। और लाइक, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको क्या कह रहे कि दिक्कत है। और भी जैसे बहुत सारे हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटी के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, जो जिस सब्जेक्ट के हैं उनको बताएं कि इस तरह की सुविधा है। तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेट। सारे पॉइंट को आप रट जाइए। थैंक यू।